हाय एवरीबॉडी। केमिस्ट्री जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ने के लिए दिया गया है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है। तो मैं आप लोगों को, केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स को, जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो बायोमॉलिक्यूल्स के विषय में जहाँ तक हमसे हो पाएगा मैं पढ़ाऊँगा, और ऐसा पढ़ाऊँगा कि उम्मीद रखिए परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे। दूसरी बात है कि बायोमॉलिक्यूल, चूंकि यह बायोलॉजी से संबंधित बात है, जीवों से संबंधित बात है, इसीलिए मैं बायोलॉजी का टीचर होकर आप लोगों को इसके विषय में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि बायोमॉलिक्यूल है क्या। तो देखिए, कोई भी जीव हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सभी जीवों के शरीर का निर्माण सब कई खास प्रकार के रासायनिक पदार्थों से हुआ है। और वे रासायनिक पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ जीवों में ही पाए जाते हैं, जीवों के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बायोमॉलिक्यूल। केमिकल substances found in living beings। यह जीवों में पाया जाता है, जीवों के लिए जरूरी है। तो जीवों के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहले यह जीवों के शरीर का निर्माण करता है। यानी अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ। जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, इसी के वजह से जीवों के शरीर के वृद्धि में भाग लेता है, इन्वॉल्व्ड इन बॉडी ग्रोथ। तीसरी बात है कि जीवों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जीवों को एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी टू लाइफ। इसी के वजह से जीवन चलते रहता है। यह जीवन को कायम रखता है, मेंटेन द लाइफ।
और हर जीव का अपना जीवन चक्र होता है, उसको भी यही कायम रखता है। टू मेंटेन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को कायम रखता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सिर्फ जीवों में पाया जाता है, जीवों के लिए आवश्यक है, और जीवों में यह क्या क्या काम करता है वो हमने लिख दिया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोमॉलिक्यूल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल, तो इतनी बातें आपको लिखना पड़ेगा। अब रही बात, जीवों के शरीर में कई तरह के रासायनिक पदार्थ हैं, कई तरह के रासायनिक क्रियाएं जीवों के शरीर में होते रहता है। तो प्रश्न उठता है कौन कौन से रासायनिक पदार्थ जीवों में होता है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात है कि बायोमॉलिक्यूल्स को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। तो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स, और सम नॉन मिनरल एलिमेंट्स। तो नॉन मिनरल एलिमेंट्स में मुख्य रूप से होगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, और विटामिन्स। तो ये सब जो मैंने लिखा, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, इंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स, यही आपको अलग से कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 बायोमॉलिक्यूल आपको इंटर में +2 में पढ़ना है। तो मैं आज आप लोगों को स्टार्ट कर देता हूं। उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यह एक ऐसा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है जो सभी जीवों को एनर्जी देता है। एनर्जी हर जीव इसी से प्राप्त करते हैं। एक ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल जो जीवों को एनर्जी देता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी में एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनिक
बायोमॉलिक्यूल। तो समस्त जीव जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त करता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्यूल ऑफ लाइफ। इसको जीवन का ईंधन कहा जाता है। तो अब है क्या कि प्लांट्स जितने होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण खुद कर लेता है। तो प्लांट्स जो होते हैं यह खुद इसका निर्माण कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपना कार्बोहाइड्रेट का निर्माण खुद नहीं कर सकता है, वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हर एनिमल कार्बोहाइड्रेट के लिए प्लांट पर निर्भर करता है। तो इस संसार में प्लांट ही एक ऐसा जीव है जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण खुद करता है फोटोसिंथेसिस विधि से। यहां तक समझ गए। अब है कि कार्बोहाइड्रेट जो इसका नाम दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड वाटर। तो याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रेट तभी बनता है जब वह वाटर के साथ हाइड्रेशन रिएक्शन करता है। यानी कार्बन प्लस वाटर, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा दोनों के बीच में? उसमें होता है हाइड्रेशन रिएक्शन। और हाइड्रेशन रिएक्शन में सन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्लांट सनलाइट को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसको वाटर के साथ हाइड्रेशन रिएक्शन करके तब बना देता है मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अणु बना देता है, इसीलिए इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता है। अब दूसरी बात यह है कि और कैसे समझेंगे कि यह कार्बन का हाइड्रेट है, क्या प्रमाण है मेरे पास। तो देखिए, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से ये तीन एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हर कार्बोहाइड्रेट में प्रमुख रूप से ये तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। खास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 जल के समान रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 H2O के समान रहता है। इस आधार पर इसको कार्बन का हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कह दिया गया। लेकिन यह वास्तव में कार्बन का हाइड्रेट नहीं है।
हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसी भी हाइड्रेट का प्रॉपर्टी होता है, एनी हाइड्रेट मस्ट बी डिसोसिएटेड ऑन स्लाइट हीटिंग। अर्थात किसी भी सामान्य हाइड्रेट का यह गुण है, यह प्रॉपर्टी है, हल्का गर्म कर देने से वह टूट जाता है, विच्छेदित हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को गर्म करने पर यह आसानी से नहीं टूटता है। बट कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट डिसोसिएट ऑन स्लाइट हीटिंग। कार्बोहाइड्रेट को हल्का गर्म करने से वह विच्छेदित नहीं होता है, इसलिए यह हाइड्रेट के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेट्स। यह हाइड्रेट के गुण को फॉलो नहीं करता है। पहला हो गया ये। और दूसरा कारण होता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है प्लांट में या कहीं भी, वह कार्बन के हाइड्रेशन से नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से होता है। हाइड्रेट हम उसी यौगिक को कहेंगे जिसका निर्माण हाइड्रेशन रिएक्शन से होता है। इसका निर्माण CO2 के रिडक्शन से होता है, न कि हाइड्रेशन से। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं, यही ये 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं यह कार्बन का हाइड्रेट नहीं है, यह ट्रू हाइड्रेट नहीं है। नॉट द ट्रू हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सही मायने में हाइड्रेट नहीं है, ट्रू हाइड्रेट नहीं है। तब है क्या? तब कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। वे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कई OH ग्रुप पाया जाता है। तो हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वे एल्डिहाइड, वे कीटोन जिसमें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
यही है कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन। इसका जनरल फॉर्मूला दो होता है। पहला CH2O होल N और दूसरा होता है CXH2O होल Y। तो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल में यह फॉर्मूला लागू होता है और कई मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसमें यह फॉर्मूला लागू होता है। तो याद रखेंगे कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर होता है, उसका डबल हो जाता है हाइड्रोजन। जैसे आप एग्जाम्पल पर देखिए C6H12O6। तो इसमें इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ये हुआ एक मॉलिक्यूल का। और जब यह पॉलीमर हो जाएगा, कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो उस समय यह फॉर्मूला लागू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है यह हमने आपको बताया। अब कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर, नामांकन, तो याद रखेंगे हर कार्बोहाइड्रेट के नाम में ओज नामक सफिक्स यानी प्रत्यय जुड़ता है। जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो यही नियम बनाया गया है कार्बोहाइड्रेट का नाम में कि कार्बोहाइड्रेट के नाम में अक्सर ओज नामक प्रत्यय सफिक्स जोड़ा जाता है। तो देखिए बंधु, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन एटम्स होना चाहिए। 3 से नीचे में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। मिनिमम 2 OH ग्रुप होना चाहिए और मैक्सिमम 1 एल्डिहाइड या 1 कीटोन ग्रुप होना चाहिए। इससे कम में कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो सकता है, ये मैं आपको मिनिमम बताया। तो इस आधार पर सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा C3H6O3 इसके आधार पर। और यह सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं ट्रायोज। अब है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसका 2 आधार है। पहला है बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप को कहते हैं सुगर्स। तो सुगर ग्रुप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? वह कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुल जाता है। इसका मॉलिक्यूल का साइज काफी छोटा होता है, स्मॉल साइज्ड,
मॉलिक्यूल, और यह हमेशा रवादार अवस्था में प्राप्त होता है, क्रिस्टल फॉर्म, और स्वाद इसका मीठा होता है। जैसे इसका उदाहरण होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। अब दूसरा है जिसको कहते हैं नॉन शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा ग्रुप है नॉन शुगर्स। यह पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, स्पायरिंगली वाटर सॉल्युबल, और इसका अणु का साइज काफी बड़ा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, और यह रवादार अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह बेरवादार होता है, एमॉर्फस फॉर्म, और इसका स्वाद कसैला होता है, बीटर इन टेस्ट। इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय केमिकल प्रॉपर्टी और बाय स्ट्रक्चर। रासायनिक गुण के आधार पर या संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा गया। तो रासायनिक गुण के आधार पर या संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, और तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। तो ये 3 ग्रुप है रासायनिक गुण के आधार पर या संरचना के आधार पर। अब ये तीनों का वर्णन कल कर देंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।